हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। और हम लोग सॉलिड स्टेट कंटिन्यू कर रहे थे। सॉलिड स्टेट में पिछली क्लास में हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन के बारे में सीख लिया था। क्या कुछ सीखा था कि भाई हमारा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बॉडी सेंटर का 1 होता है, कॉर्नर का 1/8 होता है, फेस का 1/2 होता है, एज का 1/4 होता है, और जो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट जे होते हैं पर यूनिट सेल में एससीसी का 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4, डीसीसी का 8 आता है। मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रहा हूं ताकि आप मेरे साथ बोलिएगा और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज की क्लास में हमें क्या बात करना है? आज की क्लास में हमें सीखना है कि क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप के हमारे हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन दिया गया, इसके 2 क्लासिफिकेशन है। तो पहले क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या कहा गया? ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के बेस पे पहला क्लासिफिकेशन दिया गया। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल दिमाग में जोर नहीं डालना है। पहला क्लासिफिकेशन में ये बताया गया, एक होते हैं हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल। क्या होते हैं? एक होते हैं हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल। फर्स्ट क्लासिफिकेशन बताया गया कि एक प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारे होते हैं। दूसरा बताया गया कि एक होते हैं हमारे नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। एक प्रिमिटिव होते हैं और दूसरा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं। किसके बेस पे बताया गया? लैटिस पॉइंट के बेस पे बताया गया। तो क्या बताया गया? कौन से हमारे प्रिमिटिव होते हैं, कौन से हमारे नॉन प्रिमिटिव होते हैं। कहा यह गया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो लैटिस पॉइंट होते हैं एलपी, लैटिस पॉइंट ओनली एट ऑल कॉर्नर्स। यानी कोई ऐसा यूनिट सेल है, इस टाइप का यूनिट सेल है जिसमें लैटिस पॉइंट केवल और केवल कॉर्नर पे हैं, तो उस टाइप के यूनिट सेल को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। कितना सिंपल है कि लैटिस पॉइंट अगर केवल और केवल कॉर्नर पे हैं तो इसका मतलब तुम प्रिमिटिव के केस में आते हो। फिर क्या बोला गया? कह रहे हैं कि नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं। ये बोले कि लैटिस पॉइंट, समझना, लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर्स। कह रहे हैं लैटिस पॉइंट सारे कॉर्नर पे भी हो, प्लस साथ साथ सम अदर स्पेसिफिक पोजीशंस। कह रहे हैं लैटिस पॉइंट सारे कॉर्नर पे हो और साथ ही साथ स्पेसिफिक पोजीशन पे भी हो। तो बोले अच्छा, यानी सिंपल सी बात ये पता चली कि लैटिस पॉइंट अगर खाली कॉर्नर पे है ना तो तुम प्रिमिटिव हो, लैटिस पॉइंट कॉर्नर के साथ साथ कहीं और भी है तो तुम नॉन प्रिमिटिव हो। बोले ठीक है सर, इसका एक आधे एग्जाम्पल बता दीजिए। तो बिल्कुल एग्जाम्पल बताते हैं। कह रहे हैं इसका एग्जाम्पल है हमारा एससीसी और इसका एग्जाम्पल है हमारा एससीसी के अलावा बीसीसी, एफसीसी, डीसीसी, ईसीसी, इंडसीसी, जितने भी आते हैं सारे। सर समझ में नहीं आया, समझ में आएगा। आप एससीसी पीछे पढ़ के आए हो, दिखा देता हूं आपको पीछे कहां पढ़ाया था मैंने आपको एससीसी। ये देखो एससीसी में मैंने क्या कहा था कि एससीसी वो होता है जिसमें लैटिस पॉइंट एट ऑल कॉर्नर पे होते हैं। फिर हमने कहा था बीसीसी वो होते हैं कॉर्नर के साथ साथ बॉडी सेंटर पे भी होते हैं, यानी कॉर्नर पे रहें और अगर किसी दूसरी जगह पे भी हो जाएंगे तो वो नॉन प्रिमिटिव हो जाएगा। फिर बोले एफसीसी क्या होता है? बोले लैटिस पॉइंट तो कॉर्नर पे है ही साथ फेस के सेंटर पे भी है। तो लिख लेते हैं इन्हीं को, एक बार दिखा देते हैं बना के आपको। जैसे एफसीसी एग्जाम्पल, ये इसका फिगर भी बना के मैं दिखा देता हूं। बार बार फिगर बनाइएगा, कुछ दिन में ये सब आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। तो ये हुआ क्या हमारा एससीसी। देखो लैटिस पॉइंट कहाँ है? केवल और केवल कॉर्नर पे है, इस वजह से इसको हम लोगों ने प्रिमिटिव के केस में रखा। और दूसरा बीसीसी, एफसीसी दोनों बना सकते हो आप, न जाने कितनी बार बना चुके हो। ये लो कह रहे हैं लैटिस पॉइंट बीसीसी में क्या होते हैं? कॉर्नर पे तो होते ही हैं, तो कॉर्नर पे बना दिया और साथ ही साथ
बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं। इसका कोई पीरियोडिक टेबल का एग्जांपल बता दो तो पोटेशियम, इसका एग्जांपल पोलोनियम, इसका एग्जांपल क्या होता है? पोलोनियम, पोलोनियम, इसका एग्जांपल हमारा पोलोनियम होता है। और नॉन प्रिमिटिव में अगर हम बॉडी सेंटर की बात करें तो इस बॉडी सेंटर का एग्जांपल हमारा पोटेशियम। एफसीसी का बात करें तो एफसीसी का एग्जांपल हमारा एल्युमिनियम, Al। तो ये पहला क्लासिफिकेशन था यूनिट सेल का प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव के केस में। तो अब एक बात आती है क्या कि क्या सर पहले क्लासिफिकेशन से सारी चीजें क्लियर हो गई थी? समझना, पहले क्लासिफिकेशन से सारी चीजें क्लियर हो गई थी कि भाई एक प्रिमिटिव है एक नॉन प्रिमिटिव है, बात खत्म। दुनिया में दो ही टाइप की यूनिट सेल हैं, एक प्रिमिटिव दूसरे नॉन प्रिमिटिव। इस यूनिट सेल को मैंने कहा था कमरा समझना अपना, तो भाई कमरा समझ लिया तो यानी कमरा दो ही टाइप के हैं, एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव। नहीं यार ऐसा तो नहीं है। एक बात और आई दिमाग में क्या कि सर कमरा दुनिया में दो ही टाइप के नहीं बने हैं। ऐसे वाले कमरों में एक खास बात दिख रही क्या कि सर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, लेकिन सर हमारे घर में भी कमरे बने हुए हैं, सारे कमरों में ये हाल थोड़े है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो जाए। यानी आपने लैटिस पॉइंट के बेस पे तो बता दिया कि प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है, लेकिन अगर मैं आपसे इस कमरे के बारे में पूछूं, देखो है तो एक यूनिट से लिए भी है, तो एक यूनिट से लिए भी कमरे टाइप का भी दिख रहा है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या अजीब सा लग रहा है कि यार इस कमरे में हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ अजीब सी लग रही। देखो ना, इसकी ये वाली डिस्टेंस कितनी छोटी, ये वाली कितनी बड़ी और ये वाली कितनी बड़ी है, ये भी क्यूब। अब तुम अगर कह दोगे कि लैटिस पॉइंट इस कॉर्नर पे है, लैटिस पॉइंट इस कॉर्नर पे है, तो ये प्रिमिटिव है, बिल्कुल प्रिमिटिव है, मानते हैं प्रिमिटिव है ये। और एक हमारा ये वाला भी है, ये, और यहां भी लैटिस पॉइंट कहां है? कॉर्नर पे है, तो बोला ये भी प्रिमिटिव है। ये बड़ी गजब की बात करते हो, ये भी प्रिमिटिव ये भी प्रिमिटिव, देखने में तो अजीब सा लग रहा है, ये छोटू ये बड़ू, ये छोटू ये बड़ू। तो इसका मतलब यार कुछ तो है ना, यानी हमें दूसरे क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ गई। किस बेस पे? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस पे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस पे। कमरे में तीन ही एक्सिस तुम्हें भी दिख रही होंगी, एक एक्सिस ये वाली, एक एक्सिस ये वाली, दूसरी एक्सिस ये वाली। यानी किसी भी पॉइंट को तुम पकड़ लो तो वो तीन रेखाओं से मिलके बना हुआ है, इसको पकड़ लो ये। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा किया गया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, है ना? आपको समझ में आया क्यों पड़ी जरूरत? क्योंकि प्रिमिटिव ये भी है प्रिमिटिव ये भी है, एक छोटा एक बड़ा, डिजाइन ही दोनों की चेंज है। तो एक तो ये, तो फिर किसी लोगों ने कहा ए भैया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बेस पे तो तुम करे दे रहे हो दूसरा क्लासिफिकेशन, लेकिन एक क्लासिफिकेशन एंगल के बेस पे भी तो कर सकते हो ना। बोले एंगल की यार क्या जरूरत पड़ी? बोले पड़ी ना। कैसे? देखो एक हमारा ये भी क्यूब बन सकता है, ये देखो, इस क्यूब में तुम्हें क्या लग रहा है क्यूब ये भी, लेकिन यहां इसके एंगल अलग अलग है, यहां इसके एंगल अलग अलग है, सब एंगल अलग अलग है। तो बोले जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया वो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ के बीच किया गया। तो बात आती सर बॉन्ड लेंथ तो तीन थी, तीन बॉन्ड लेंथ दिख रही थी, तो बॉन्ड एंगल कितने बनेंगे? अजीब पागल आदमी हो, जब तीन बॉन्ड लेंथ है तो बॉन्ड एंगल भी तीन बनेंगे। कैसे? ये लो, एक ये, तीन हमारे बॉन्ड एंगल भी बनेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की, जो किसके बेस पे किया गया? समझ में ये आया ना क्यों किया गया? क्योंकि पहले वाले से काम नहीं चला था। तो क्या किया गया? बोले क्लासिफिकेशन नंबर 2, ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ कहो या फिर एक्सियल बॉन्ड लेंथ कर दो, एक्सियल बॉन्ड लेंथ एंड एक्सियल बॉन्ड एंगल, एक्सियल बॉन्ड एंगल, एक्सियल बॉन्ड लेंथ और एक्सियल बॉन्ड एंगल के बेस पे दूसरा क्लासिफिकेशन बताया गया कि जो यूनिट सेल हैं इस बेस पे हमारे 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 7 टाइप के। उनको क्लासिफिकेशन किया गया बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बेस पे। जो बॉन्ड लेंथ हैं उनको हमने कहा A, B, C। जो बॉन्ड एंगल हैं उनको हमने कहा अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, किस नाम से जाना गया? तो बोले पहला जो होता है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, तीसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, चौथा जो होता है उसको हम बोलते हैं मोनोक्लिनिक, पांचवा जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, छठा जो होता है उसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल, सातवां जो होता है उसको हम बोलते हैं रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और आईआईटी जेईई हो, एडवांस हो, नीट हो, यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, ये तो हुए इनके नाम। अब बात आती है सर इनके एबीसी और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन है? तो पहले एबीसी का रिलेशन देखते हैं, ट्रिक बताते हैं आपको कैसे याद करनी है। अब भाई इतना बड़ा चार्ट हमें कैसे याद होगा? हम क्या करते हैं, सब में पहले ये लिख लेते हैं A = B = C, 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 A = B = C और A = B = C। इतना लिख लिया। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे बराबर होते हैं, तो फिर क्या होता है? देखो पहले वाले में दोनों बराबर, तीनों बराबर, दूसरे वाले में एक कट मारते हैं, फिर हम 2 कट मारते हैं, फिर 3 कट मारते हैं, सॉरी 2 कट, फिर 2 कट, फिर 1 कट, फिर 0 कट। यानी यूं इधर देखो शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम, पहले वाले में 0 कट यानी दोनों बराबर, फिर 1 कट, देखो ना 1 कट मार दिए, चाहे इधर मार दो चाहे इधर मार दो, कट का मतलब नॉट इक्वल टू। दूसरे वाले में 2 कट, फिर 2 कट, फिर 2 कट, फिर 1 कट, फिर 0 कट। यानी पहले वाले और लास्ट वाले में 0 कट, उसके नीचे वाले और नीचे से ऊपर वाले में 1 कट, बाकी में 2 कट। याद हो गया? पहले वाले में क्या है, A = B = C, दूसरे वाले में क्या है, A = B ≠ C, फिर क्या है, A ≠ B ≠ C, फिर A ≠ B ≠ C, फिर A ≠ B not C, फिर A = B ≠ C और लास्ट वाले में A = B = C। खत्म। अब बात आती है अल्फा बीटा गामा कैसे याद करने हैं। अब एक बात और जान लो यहीं पे, जैसे ये A = B = C है ना, जरूरी नहीं कि ये कट यहीं पे आप मारो, यहां भी मार सकते हो कि A is not equal to B but equal to C। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि B और C ही बराबर नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है A और B बराबर ना हो लेकिन B और C बराबर हो। यानी एक कोई बॉन्ड लेंथ है जो बराबर नहीं है, 2 आपस में बराबर है। अब बात आती है सर बॉन्ड एंगल में क्या होगा। तो बॉन्ड एंगल में बहुत आसान है। देखो पहले वाले में अल्फा बीटा गामा = 90, दूसरे वाले में भी अल्फा बीटा गामा = 90, तीसरे वाले में भी अल्फा बीटा गामा = 90। 3 तो याद हो गए कि शुरुआत के 3 में अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। चौथे में क्या होगा? चौथे में होगा अल्फा = गामा = 90 बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। तो ये हमारा केस हुआ क्या, चौथा वाला। चौथे के बाद आता है क्या, पांचवा। पांचवे में कह रहे हैं कि अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। यानी आपस में भी बराबर नहीं है और 90 के भी बराबर नहीं है। फिर छठवा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 बट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये हुआ।
फिर आता है सबसे लास्ट, और सबसे लास्ट में क्या बताया गया कि अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं लेकिन वो 90 के बराबर नहीं है। कोई मतलब 80 एंगल हो सकता है, 75 डिग्री हो सकता है, लेकिन 90 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 90 हो जाएंगे तीनों तो फिर रोम्बोहेड्रल और क्यूबिक में अंतर ही क्या बचेगा। इस वजह से ये पूरी टेबल हमारी बनती है। बुक में इनका ऑर्डर डिफरेंट लिखा हुआ है, लेकिन इस हिसाब से अरेंज करोगे तो ये कट वाला सिस्टम याद हो जाएगा और 3 याद करने से छुट्टी मिल जाएगी तुम्हें, अल्फा बीटा गामा 90 के बराबर। और फिर इनके नाम, इनको किस ऑर्डर में लिखना है ये कैसे पता लगाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रिक है, हालांकि मैंने नहीं बनाई वो ट्रिक, मेरे गुरुजी ने बनाई थी। कहते हैं क्यूट आवर मदर, यानी हमारी मम्मी क्यूट आवर मदर, और ये लो क्यूट का निशान, क्यूट आवर मदर। देखो क्या हुआ, CU से हुआ क्यूबिक, TE से हुआ टेट्रागोनल, OUR से हुआ आर्थोरोम्बिक, MO से हुआ मोनोक्लिनिक, T से हुआ ट्राइक्लिनिक, HE से हुआ हेक्सागोनल, R से हुआ रोम्बोहेड्रल। यानी क्यूट आवर मदर के हिसाब से आपको ये सातों नाम लिखने हैं। उसके बाद ABC में रिलेशन आसानी से याद हो गया, सारा में ABC बराबर लिख डालो, पहले और लास्ट वाले में एक भी कट नहीं, उसके नीचे और उसके ऊपर वाले में एक कट, बीच वाले में 2 कट। फिर इधर क्या करोगे, 3 में बुक में ये ऑर्डर फॉलो नहीं किया है, लेकिन हमें तो ऑर्डर से थोड़ी नहीं मतलब है, हमें समझाना है किसी को, हमें आंसर देना है। इधर क्या करना, 3 के अल्फा बीटा गामा 90, चौथे वाले में अल्फा गामा 90 है लेकिन बीटा 90 नहीं है, 5वें वाले में अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर भी नहीं है, 90 के बराबर भी नहीं है। अब इनमें इसको देखो कैसे याद करना है, अल्फा गामा 90 थे, बीटा 90 नहीं है, तो नेक्स्ट वाले में अल्फा बीटा 90 हो गए लेकिन गामा 90 नहीं है, और लास्ट वाले में अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं लेकिन 90 के बराबर नहीं है। तो ये कहानी थी क्यूट आवर मदर के हिसाब से यूनिट सेल का सेकंड क्लासिफिकेशन। यानी हमें आज की क्लास में अभी तक इतना पता चला कि जो यूनिट सेल होते हैं वो प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का एग्जाम्पल SCC है और पोलोनियम उसका एग्जाम्पल है, और नॉन प्रिमिटिव में BCC, FCC, DCC, HCC, NCC सब आते हैं, लेकिन हम लोगों ने BCC के एग्जाम्पल पोटेशियम लिखा और FCC के एग्जाम्पल एल्युमिनियम लिखा। लेकिन फिर हमने ये भी सीखा कि आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि सेकंड क्लासिफिकेशन आया। तो बोले कि घर 2 डिजाइन हमने बना के दिखाई, क्या कि एक कमरा हमारा, सॉरी बिगड़ गया वो शायद, कि एक कमरा हमारा ऐसा भी है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं है, मतलब यूं कहें कि ज़्यादा बड़ा होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज़्यादा बड़ा है, तीनों डिफरेंट हैं आपस में। अगर वो डिफरेंट हैं इसका मतलब उसमें दूसरा क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा। फिर हमने क्या किया, उसके दूसरे क्लासिफिकेशन को सीखा, और दूसरा क्लासिफिकेशन सीखने के बाद हमने इस तरह की डिजाइन बनाई थी। बोला था ये भी तो हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल है, और जस्ट इसके बगल में भी एक बनाया था छोटा सा जिसको छोटू बड़ू कहा था। बोला ये बन रहा है, देखो जादू दिख रहा है आपको कि बिना कुछ किए अपने मन से बन रहा है, तो इसको हम लोगों ने बड़ू बोला था। और बताया था क्या कि ये भी प्रिमिटिव, लेकिन हमें तो अंतर दिख रहा है दोनों में। फिर उसके बाद हमने कहा कि एंगल के बेस पे बोलो तो इस तरह भी बन सकता है, तो एंगल के बेस पे बना के दिखाया। तब पता चला कि इसका मतलब हमें तीसरे क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी, और तीसरा क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ और एक्सियल बॉन्ड एंगल के बेस पे किया गया, और जिसमें यह बताया गया कि ये यूनिट सेल हमारे 7 टाइप के होते हैं, जिनको हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं। और उन 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम हमें बुक के अकॉर्डिंग नहीं, अपने इस टेबल के अकॉर्डिंग चलना है ताकि हमें आसानी से याद हो जाए। क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, और फिर मोनोक्लिनिक के बाद ट्राइक्लिनिक के बाद हेक्सागोनल के बाद रोम्बोहेड्रल। इतना करने के बाद हम लोगों ने ABC लिख लिया और देखा कट के हिसाब से आसानी से हमें याद हो गया। फिर अल्फा बीटा गामा के हिसाब से देख लिया। तो इसके बाद हम देख लेते हैं इनके फिगर। मैं आपको इनके फिगर बना के दिखा देता हूं। बना के क्या, मैं आपको PDF दिखा दूंगा कि कौन SCC है, कौन क्यूबिक है, कौन क्या कुछ है, और उनके फिगर कैसे कैसे होते। देख लेते हैं कि इनके फिगर क्या कुछ होते हैं। तो ये मैंने एक PDF आपको लगा के दिखा रहा हूं। क्या कुछ है इसमें, हमने कहा था 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं,
ठीक है, पहला क्या था, क्यूबिक था। एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो देखो पहला क्या बना हुआ है, क्यूबिक, ये वाला, ये हमारा क्यूबिक है। और इस क्यूबिक में हमें क्या पता चल रहा है, क्या कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी है। तो देखो इसको इन्होंने a बोला है, इसको इन्होंने b बोला, इसको इन्होंने c बोला, किसी को भी आप बोल दीजिए a b c। तो साफ साफ समझ में आ रहा है क्या है कि हाँ इसमें तीनों जो बॉन्ड लेंथ हैं वो इक्वल हैं। देखो ना ए बी सी, परफेक्ट क्यूब रखा हुआ है ए बी सी, और जो बॉन्ड एंगल है वो अल्फा बीटा गामा है और 90 के बराबर है। तो पहला हमारा होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी क्यूबिक जिसमें ए बी सी बराबर होते हैं और अल्फा बीटा गामा 90 होते हैं। हम क्यू टावर मदर के हिसाब से पढ़ेंगे, पहला क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल। तो दूसरा टेट्रागोनल ये बना हुआ है। इन दोनों में तुम्हें अंतर समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्या कि एक छोटा है थोड़ा और एक सकरा है और ऊंचा है। तो क्या लग रहा है अंतर, इसमें ए बी सी तीनों बराबर थी, लेकिन इसमें बी और सी बराबर है, सॉरी ए और बी बराबर है, बट सी नॉट इक्वल टू बी और ए के। देखो ना ए और बी बॉन्ड लेंथ बराबर दिख रही है, लेकिन सी वाली हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा दिख रही है। और इस केस में अल्फा बीटा गामा 90 ही हैं। तो साफ साफ दिख रहे हैं 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो ये हुआ हमारा टेट्रागोनल, क्यूट हो गया। अब आवर के हिसाब से हमने कहा था ऑर्थोरोम्बिक। क्या है ऑर्थोरोम्बिक, ये। और इस ऑर्थोरोम्बिक में क्या कुछ होना चाहिए कि ए बी सी तीनों बराबर नहीं होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, देखो सी तो सबसे लंबा है, फिर उसके बाद ए वाला लंबाई है, फिर उसके बाद बी वाली लंबाई है, यानी ए बी सी तीनों जो बॉन्ड लेंथ हैं वो हमारी बराबर नहीं है। लेकिन अल्फा बीटा गामा हमारा 90 ही है, और देखने से भी पता चल रहा कि अल्फा बीटा गामा हमारा 90 से भी है। तो क्यूट आवर इतना हो गया। अब मदर में एम आता था, एमओ, तो मोनोक्लिनिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मोनोक्लिनिक। कहाँ गया हमारा मोनोक्लिनिक, ये रखा हुआ है मोनोक्लिनिक। क्या होता है मोनोक्लिनिक में कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। तो पहले देखते हैं कि देखो ना ये ए, ये बी और ये सी, ए बी सी, ए बी सी, ये लिखा हुआ है। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तीनों बराबर नहीं होते हैं। लेकिन अल्फा बीटा गामा में से अल्फा गामा 90 होता है, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 होता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए। इस पीडीएफ में गलत लिखा, तो हमें पीडीएफ से क्या मतलब, हमें तो फिगर देखने हैं। और हल्का सा ये गलत भी बनाया मोनोक्लिनिक, क्योंकि इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहिए इनको। ये वाला जो है इसको यहाँ से जोड़ देना चाहिए ऐसे, और अब जाके ये ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी हो गया। लेकिन अल्फा गामा 90 डिग्री होने चाहिए, तो अल्फा और गामा तो 90 डिग्री दिख रहे हैं, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90, बीटा 90 नहीं है। किसको इन्होंने बीटा माना है, इस वाले को इन्होंने बीटा माना है, बाकी ये गामा है और ये अल्फा है। तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, बस ये वाला एंगल 90 के बराबर नहीं है। तो इसका नाम हम लोगों ने मोनोक्लिनिक दिया था। मोनोक्लिनिक के बाद हम लोगों ने अपनी टेबल में पढ़ा था ट्राइक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक में क्या देखा था कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। पहली कंडीशन तो ये है। तो देखो बी भी अलग है, ए भी अलग है और सी भी अलग है, तीनों साफ साफ दिख रही हैं कि ए बी सी बराबर नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है, ठीक है। और नेक्स्ट कंडीशन क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है और 90 भी नहीं है। तो देखो लो, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री भी कोई नहीं है। तो ये कहानी थी हमारी ट्राइक्लिनिक की। ट्राइक्लिनिक के बाद नेक्स्ट हमारा आता है हेक्सागोनल। क्या आता है, हेक्सागोनल। और हेक्सागोनल में अलग टाइप का केस दिख रहा है आपको, होता भी अलग टाइप का हेक्सागोनल, हम आगे और अच्छे से भी करेंगे। उसमें क्या होगा कि ए बी तो बराबर होंगे लेकिन सी के बराबर नहीं होगा। तो ए और बी तो बराबर हैं लेकिन सी के बराबर नहीं है। देखो साफ साफ दिख रहा है, ए और बी की बॉन्ड लेंथ बराबर है लेकिन सी की बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है।
तो ये हुआ हेक्सागोनल, और अल्फा बीटा 90, अल्फा बीटा एंगल 90 है, बट गामा इक्वल टू 90 नहीं है। तो कितना होगा वो? 120 होता है। लिख लीजिएगा इस बात को, वहाँ पे 120 होता है। तो ये 120 है और अल्फा बीटा हमारे 90 आ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट हमारा बचता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है कि ए, बी और सी ये तीन तो बराबर हैं, तो दिख भी रहे हैं ए बी सी तीनों बराबर हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा बराबर तो हैं बट इक्वल टू 90 नहीं है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर हैं लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। तो ये कुछ यूनिट सेल थे जो 7 टाइप के होते हैं, जिसको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं, और आपके किसी भी एग्जाम में हो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, आपके ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन एक दो पहले आप हिंट ले लीजिए कि क्वेश्चन कैसे आता होगा। क्वेश्चन ये आता है कि मान लो पूछ लिया उसने, ट्राई क्लिनिक के लिए कौन सा रिलेशनशिप सही है। समझना, फॉर ट्राई क्लिनिक, क्वेश्चन मैं बना देता हूं आपके लिए। फॉर ट्राई क्लिनिक द करेक्ट स्टेटमेंट इज, फॉर ट्राई क्लिनिक द करेक्ट स्टेटमेंट इज। 4 ऑप्शन दे देगा आपको। क्या देगा? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, और इधर एक लिख देगा नन ऑफ दीज। एक तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा। एक थोड़ा और अच्छा एग्जामिनर होगा तो इसी में एक चीज और जोड़ देगा, क्या कि अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, इसमें जोड़ेगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, इसमें भी जोड़ेगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90, और इसमें देगा नन ऑफ दीज। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे। तो क्या कुछ करना है इसमें? अपनी वही पुरानी वाली टेबल, यानी टेबल में आपको कितने टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहा हूं, करवाऊंगा क्वेश्चन। सॉलिड स्टेट खत्म होने के बाद इसके करीब 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। लेकिन आप ये सोचिए कि एग्जामिनर की औकात कहां तक है पूछने की। अबे जब हम पूरा पढ़ के जाएंगे, वो कुछ भी पूछे हमसे, मैं टेबल याद करके बैठा हूं, तुम पूछो मुझसे क्या पूछोगे। तो कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक जैसे मैंने अभी दिया कि इधर का कोई नाम लिख के और इनमें करेक्ट रिलेशनशिप पूछ सकता है। दूसरा केवल ये दे दे और बोले किसके लिए ये सही है, ऑप्शन में ये लिख के दे देगा। तीसरा ये दे देगा, कोई लिख के बोलेगा करेक्ट ये किसके लिए है, 4 ऑप्शन ये बना देगा। फिर क्या पूछ सकता है कि ये दोनों लिख के दे देगा और बोलेगा कौन है। फिर क्या पूछ सकता है, ये नाम लिख के देगा, फिर उसमें ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन बनता है इसमें? एक क्वेश्चन और बनता है, क्या पूछ सकता है मोस्ट सिमेट्रिक कौन होता है और लीस्ट सिमेट्रिक कौन होता है। मोस्ट सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ, जिसके अंदर सिमेट्री नाम की, सिमेट्री मतलब क्या होता है, बराबरी, यानी जो सबसे बढ़िया सिमेट्रिक तरीके से बना हुआ हो। तो पता ये लगा कि मोस्ट सिमेट्रिक क्यूबिक होता है। क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्यूबिक का ही ऐसा केस है जिसमें ए बी सी तीनों बराबर, अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर और 90 के, यानी जो बढ़िया दिख रहा हो। देखो ना, ये इसमें थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा है, तो ये वाला था क्यूबिक। क्यूबिक कितना अच्छा दिख रहा है आपको, बढ़िया सा फिगर, ए बी सी बराबर, अल्फा बीटा गामा बराबर। तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या कि मोस्ट सिमेट्रिक, इसी टेबल से 2 क्वेश्चन और बनते हैं। मोस्ट सिमेट्रिक कौन होता है, तो तुम कहोगे क्यूबिक होता है। फिर तुम कहोगे क्या कि जब मोस्ट आ गया तो लीस्ट भी आना चाहिए, तो लीस्ट सिमेट्रिक कौन होता है, लीस्ट सिमेट्रिक, तो हम लोग उसका नाम लिखते हैं ट्राइक्लिनिक। क्यों ट्राइक्लिनिक लिखते हैं? क्योंकि क्यूबिक में ए बी सी, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं तो हाँ, क्यूबिक में ए बी सी बराबर अल्फा बीटा गामा 90,
लेकिन ट्राई क्लिनिक में हम जब देखते हैं तो ट्राई क्लिनिक में हमें क्या दिखता है कि ए बी सी तीनों बराबर भी नहीं है, यानी ए बी सी तीनों बराबर भी नहीं है, और अल्फा बीटा गामा बराबर भी नहीं है, और साथ ही साथ 90 के भी बराबर नहीं है। यानी सबसे ज्यादा लीस्ट सिमेट्रिक कौन हुआ? ट्राई क्लिनिक। और मोस्ट सिमेट्रिक कौन हुआ? क्यूबिक। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है, ये टेबल याद रखनी है, क्यू टावर मदर के हिसाब से इनको लिखना है, कैसे एबीसी में रिलेशन है, कैसे अल्फा बीटा गामा में रिलेशन है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद 2 लाइनें और, मोस्ट सिमेट्रिक, क्यूबिक, लीस्ट सिमेट्रिक, ट्राई क्लिनिक। चाहे आप याद करो या समझ लो, अगर टेबल याद है तो आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग करीब 30 से 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अब तक जितना सीख के आए हो इन क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे कि यहाँ से जेईई नीट एडवांस में क्या कुछ क्वेश्चन आते हैं, और अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा मजबूत कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे की कहानी पढ़ेंगे, चाहे वो पैकिंग फ्रैक्शन हो, चाहे वो डीसीसी का केस, वॉइड का केस हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल सिलेक्शन एक्सपर्ट। और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।